नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 से पहले इस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि इधर उधर भटकने और गलत जगह पर मेहनत करने के बजाय आप कुछ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करके आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में 68 से ज़्यादा प्रश्नों के सबूत दिखाए गए हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में टॉप 300 की सीरीज से पूछे गए। लगातार 3 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ से कहीं ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। अभी 2025 के लिए इसी IAS-PCS मास्टर चैनल पे टॉप 300 की सीरीज चल रही है और एग्ज़ाम के बाद मैं फिर से सबूत दिखाऊंगा। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो IAS-PCS मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और अगर आप कुछ ही दिनों में ये सारे टॉपिक्स तैयार करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। जो दोस्त पहले से हमसे जुड़े हैं उन्हें यह बात पता है कि यह वीडियो प्रीलिम्स के बाद ही आ गई थी, फिर भी एक बार इसे देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में हो सके और आप आराम से प्री क्वालिफाई कर सकें। चलिए अब सबूत देखते हैं। पहला प्रश्न है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित। इसे आप सामान्य तौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो मैंने बाकायदा आधार बताया था कि क्यों इस बार यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। प्रश्न आ गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसको पढ़ाने के दौरान जिन बातों पर मैंने जोर दिया था कि यूपीएससी यहाँ से घुमा सकती है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये तीनों कथन बनाए गए हैं। और ख़ास तौर से ये पहला कथन, मैंने इस पर बहुत जोर दिया था कि ये अधिनियम कब से लागू होगा। यूपीएससी इसको लेकर कथन पूछ सकती है कि अभी जो लोकसभा गठित होने वाली है उसके बाद से लागू हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या ऊपर ऊपर पढ़ा है तो उससे गलती होगी। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपसे भी ये गलती हो सकती है कि 18वीं लोकसभा से ये प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब अगली जनगणना होगी उसके आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद से लागू होगा। अभी मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। बाकी ये उसी के तथ्य हैं, सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं तो यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक आया था और इसी का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो 3 कथन आपको दिखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर SC/ST वाला कथन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कब से प्रभावी होगा यहाँ पे मिल जाएगा। जनगणना के प्रकाशन के बाद मिल जाएगा। 15 वर्ष की बात हुई वो यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बात समझ में? आपकी PDF नोट में भी है। हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया आप में से बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है और आना भी चाहिए, उसकी पूरी रिस्पेक्ट है। प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद PDF में चेंज कर दिया गया हो, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया गया हो, जो पूछा गया वहीं लिख दिया गया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैंने सबूत दिखाया था तो 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे, तो बिल्कुल आ सकता है आपके दिमाग में। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके इस प्रश्न का, लेकिन इसीलिए मैंने ये सोचने के साथ ही मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था एग्ज़ाम के बाद और आपको सारे प्रश्न दिखाए थे कि देख लीजिए ये प्रश्न है जिनका सबूत मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आपने देख लिए होंगे। अभी भी मान लेते हैं आपने नहीं देखा है, अभी भी इन सारे टॉपिक्स के सबूत आप खुद से देख सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास PDF नोट्स हैं पहले वाली तो अब तो सामने स्क्रीनशॉट है, आप मिलान कर लेंगे कि हाँ भाई वही है कि नहीं, कुछ आड़ा टेढ़ा तो नहीं किया गया है, कुछ ऐड तो नहीं किया गया। या फिर अगर PDF नोट नहीं है तो सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं। जो लास्ट के 100 टॉपिक्स की नोट मैं वीडियो नहीं दे पाया था वो टेलीग्राम पे मैंने दे दिया था फ्री में, तो वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आभासी दुनिया की बात हो रही है। मैं आपसे साल भर से कह रहा था, लगातार कह रहा हूँ कि यूपीएससी हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ दे दिया जाता है और उसके बाद उसमें यूपीएससी पूछ लेती है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये किसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, PDF नोट होगी आपके पास तो आप जानते हैं कि हमने मेटावर्स के बारे में विस्तार से बात की है। ये PDF नोट में है, आपके वीडियो में है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ 3D से शुरू कर लीजिए अगर यहाँ से पढ़ना है तो। ठीक है, तो ये रहा सबूत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। NBFC के बारे में हमने पढ़ा था, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। ज़्यादा विस्तार से क्या डिस्कस करें, सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, सिर्फ सबूत दिखाना है। तो देख लीजिए, चाहे यहाँ से देखिए। अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो वीडियो सारी पड़ी हुई है मैराथन के रूप में या अलग अलग करंट अफेयर के रूप में। PDF नोट आपके पास है, वहाँ से मिला सकते हैं। मैंने कहा था कि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ यूनेस्को, मंदिर वास्तुकला, मूर्ति वास्तुकला, इसी के आसपास पढ़िए
वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। यूनेस्को ने जो हेरिटेज शामिल किया वहीं से कई क्वेश्चंस आ गए। तो खैर, अमूर्त विरासत की सूची में सबसे नवीनतम कौन है, ये पूछ लिया था यूपीएससी ने। और हमने बाकायदा गरबा नृत्य के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था, इसकी नोट आपके पास है, लेटेस्ट यही है, यही इसका उत्तर है, ये रहा स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी आप जानते हैं 2025 के लिए, आगे के लिए अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जल्दी से ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि पीडीएफ नोट आपको पहले दे दी जाती है, वीडियोस लास्ट में आती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस नहीं आ पाती। वो एडवांटेज होना चाहिए जो लोग पीडीएफ नोट्स ले रहे हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, आप देखिए 1000 रुपये भी तो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कई बार ऑफ़र आता है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि पैसे की कमी है, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। खैर, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर जानकारी लेके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। अब देखिए, कोरियालिस बल के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है। और ये रहा स्क्रीनशॉट। आप कहेंगे कि सर चक्रवात क्यों पढ़ा रहे हैं, चक्रवात की स्क्रीनशॉट क्यों लगा रखी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि भूगोल में कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक है चक्रवात। ठीक है, अगर आप कोरियालिस बल के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो चक्रवात को आप नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर कोरियालिस बल के बारे में ये 2-3 लाइनें वो सारी बातें बता देती हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सब कुछ यहीं पे है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से क्या क्या निकलता है। और इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने, इसकी वीडियो आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली ये बात मैंने आपको बताई है कि यूपीएससी पूछ सकती है कि इसमें से क्या क्या निकलता है। और मैंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आपको नहीं पता है क्या क्या निकलता है तो सब पे ट्रिक लगा दीजिएगा कि ये चारों के चारों सही हैं। बहुत कुछ निकलता है जो आपको शायद नहीं पता है। मैंने ये भी कहा था कि उसमें से राख निकलती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि राख कैसे निकल रही है, तो मुझे अच्छे से पता है वो डिस्कशन कैसा चला था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बाकायदा एक हेडिंग होगी, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। वायुमंडल जो टॉपिक है जहाँ शुरू होता है, उसी वायुमंडल में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मेरे ख्याल से एक पेज नीचे आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने उसी का जो है जूम करके ये स्क्रीनशॉट ले लिया कि जलवाष्प क्या होता है, उसकी सारी विशेषताएं यहाँ पे दे दी गई हैं। और अगर आपने इसे पढ़ा है, 2-4 लाइनें हैं, आपने पढ़ा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हैवी नोट नहीं है इस बार। मतलब इस बार क्या, इस नोट की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि आप एक दिन में कई बार रिवाइज कर सकते हैं। ना तो आपका ज़्यादा समय जा रहा है, ना आपके पैसे लग रहे हैं ज़्यादा। आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सबूत दिखा रहा हूँ, तो अगली बार आपको निकालना है प्री, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको तैयार करिए, फिर मैं सबूत दिखाऊंगा। ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये कथन दिए गए हैं। और एक बार ज़रा आप इसको देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उसी में से एक छोटी सी बात उठा करके यूपीएससी ने पूछ लिया। भारत के लिए अलग से हमने इस पर डिस्कस किया था। यही सारी चीज़ें हैं, पूछ ली गई हैं। अच्छा, सरकारी प्रतिभूतियों में कौन व्यापार कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, अगर इसे आपको सही उत्तर तक पहुंचना है तो ये पढ़ लीजिए। सरकारी प्रतिभूति हमने डिस्कस किया है, सारी बातें हमने बताई हैं इसमें, कैसे ये प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, कौन कौन खरीद सकता है, सब कुछ इसमें है। मज़ेदार है। इस पर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई नई बात नहीं है। और ख़ास तौर से ये इस लाइन को लेकर के यूपीएससी ने पहले पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डिजिटल रुपये पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, और अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। डिजिटल रुपये के जितने कथन, तीनों के तीनों कथन, 4 कथन है ना, चारों कथन आपको इसमें मिल जाएंगे। और विस्तार से हमने डिस्कस किया था डिजिटल रुपया के बारे में, सब कुछ हमने कवर किया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाते हैं, जैसे एक पेज का हमने स्क्रीनशॉट लिया तो हो सकता है कि उसकी और भी चीज़ें हैं। कुछ टॉपिक्स 4 पेज के, मतलब 4 पेज 3 पेज के होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें स्क्रीनशॉट में आ जा रही हैं, कुछ बच जा रही हैं। तो समझिए कि भाई बड़ा टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, ये देखिए, कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ये सारी चीज़ें, रैयतवाड़ी का नाम यहाँ पे दे दिया।
अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ बातें कर दी गई। और जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही 2 पेज में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कॉर्नवालिस भाई साहब ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग थी। यहाँ देखिए, इतना आपने 2 ही पढ़ लिया है, देख रहे हैं कितनी शॉर्ट में नोट है। इतना आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया बस, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री का वो वीडियो देखेंगे, मैराथन वाली वीडियो देखेंगे, तो मैंने शुरू में ही बताया था। पहली बात कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं आए तो आप समझिए कि आप कोई और एग्ज़ाम दे के आ गए। क्वेश्चंस तो आने ही हैं, लेकिन खास बात यह है कि मैंने उसमें बताया था कि कम से कम 4-5 सोर्सेज से लेकर के हमने ये टॉपिक तैयार किया है। छोटी सी नोट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वहाँ से बार बार क्वेश्चंस लड़ रहे हैं। ये देखिए, पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के सामान्यतः किन और नामों से जाना जाता है, कौन से और उपनाम थे। ये 3 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अंदर जाके लिया है, मतलब जहाँ पर ये शुरू होता है हीनयान और महायान में अंतर, वहाँ आप देखेंगे महायान में ये बातें कही गई हैं कि उनको बुद्ध को भगवान मानने लगे, प्रतीक वगैरह। यहाँ अन्य नाम दिए गए हैं, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर, मंजूनाथ, मंजूश्री, मैत्रेय, अमिताभ। जरा देखिएगा, यही सब तो नहीं पूछ लिया गया। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं टॉपिक्स को। आ गया लोकसभा में आचार समिति। मैंने कारण बताया था कि आचार समिति से क्यों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत अधिक चर्चा में है, पूछ लिया गया। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि हमने बहुत विस्तार से कवर किया था राज्यसभा की समिति, लोकसभा की समिति, तो यूपीएससी ने लोकसभा की समिति में पूछ लिया। जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पूछा जा सकता है कि ये शुरू से अस्थाई थी कि बाद में अस्थाई बनाई गई, कब इसका गठन किया गया, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था और वही लाइनें उठा के पूछ ली गई हैं। ये रहा टॉपिक, ये लोकसभा में आचार समिति, देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का एक और क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पूछा गया है कि धरोहर सूची में 4 नाम दिए गए हैं, अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। इसमें पूछा है कि 2023 में किसको शामिल किया गया। जब आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत पहले शामिल किया जा चुका है, ये बहुत पहले शामिल किया जा चुका है, और इन दोनों को हमने पढ़ा था हाल ही में। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते थे, बाकी विस्तार से हमने कवर किया था। यहाँ मैंने सिर्फ उसका जो है हेडिंग ही ले लिया है कि यहाँ देख लीजिए, इसको हमने पढ़ा था होयसल वाला, और यहाँ पे शांति निकेतन। हालांकि इसको पढ़ाते समय मैंने कहा था कि यहाँ से और डिटेल में जाके, डीप में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे होयसल की विशेषताओं के बारे में या शांति निकेतन के बहाने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकती है। लेकिन यूपीएससी ने ऊपर ही पूछ लिया, कोई बात नहीं, मज़े की बात है, और आसान हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अब तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 4। कैसे, यहाँ देखिए, हमने परिसीमन को कई जगह पे कवर किया है, लेकिन मैंने एक ही जगह से ले लिया। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अब तक 4 बार गठन किया गया, ये इन अधिनियमों के आधार पर इतनी बार गठन किया गया। मिल गया आंसर, यही तो है, यही तो हमने पढ़ाया है आपको। अच्छा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को, यहाँ तो स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। इस पर कई बार डिस्कस हमने किया है, बार बार मैंने आपको याद दिलाया है। 2019 वाला जो क्वेश्चन था उसको लेकर याद दिलाया है कि यूपीएससी मूल अधिकारों से क्वेश्चन पूछती है, और उसमें भी आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन था, पूछ लिया गया। आपको बताना है कि किस वाद में ये मामला सामने आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, पुट्टासामी याद है, बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि ये 21 पे हमने काफ़ी बातें की थी बहुत डिटेल में। इस क्वेश्चन को पहले भी यूपीएससी ने पूछा है घुमा फिरा के, तो यहाँ तो बस मान लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। बाकी हमने विस्तार से मूल अधिकारों वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा विस्तार से कवर किया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये भी पहली बार नहीं पूछा गया है, इसके पहले भी लोकसभा अध्यक्ष के इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सिंपल तथ्य पूछेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के यूपीएससी नहीं पूछा। अगर आपको ये सीधे सीधे कंसेप्ट पता है, तथ्य पता है, तो आप सही कर लेंगे। क्या ही पूछा गया, पीठासीन नहीं होगा उस समय जब उसके खिलाफ जो है संकल्प विचाराधीन है, बोलने का अधिकार नहीं है, और पहली बार में
मत देने का अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। सिंपल है, ये सारे तथ्य आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको मैं जूम कर दूँ, पढ़ लीजिए यहाँ पे और थोड़ा इधर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। हमने मूल अधिकारों में ही इसके बारे में बात किया था। कई जगहों पे फैक्ट में भी, जो यूपी पीसीएस वाला जो फैक्ट है उसमें भी आप इसके बारे में देखेंगे। लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सीधा सीधा मिल गया था, एक टेस्ट जो हमने दिया था आपको वहीं पे। तो एक क्वेश्चन बनाया गया था कि किस रिट के बारे में बात हो रही है। इसका सही उत्तर है सी, प्रतिषेध वाला। और उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है तो पता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता है। और ये उस तरह का है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि रिट कई प्रकार के होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इन्हें ध्यान में रखना होता है। यूपीएससी तथ्य खूब पूछ रही है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़िए समझिए, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे यही देख लीजिए, चाहे कितना भी कंसेप्ट आपने पढ़ा हो और एक तथ्य नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, और वही तथ्य याद है तो बाकी अगर आप भूल भी जाते हैं, 4 कथन है ना, सिर्फ आपको ये पता हो कि अभ्यास मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के साथ नहीं, भारत और श्रीलंका के साथ होता है, तो आपको उत्तर मिल गया। 4 कथन में से एक पता है कि गलत हो गया, तो अब एक गलत है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका उत्तर मिल गया। और जो आपको शॉर्ट नोट दी गई थी पीसीएस वाली, इतना ही है इतना ही याद करना था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, बाकी थल सेना के साथ वायुसेना भी इसमें शामिल होती है, तो यूपीएससी ने थोड़ी चालाकी की है, ठीक है। इसके बाद ये भी करंट में दिया गया था उसी में, द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स किसने लिखा है। तो इनका पूरा नाम आज ने मतलब आपने पूरा नाम नॉर्मली नहीं सुना होगा, एस जयशंकर आप सुने रहते हैं, तो यूपीएससी ने जानबूझ के पूरा नाम दे दिया। यहाँ देखिए लिस्ट दी गई है किताबों की, इसमें कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर नीचे चला गया, एक मिनट रुकिए, ऊपर चला गया यहाँ देखिए वाई भारत मैटर्स, यहाँ पे ये एस जयशंकर। तो एक किताब का भी आपको नाम पता होता आप सही उत्तर खोज लेते, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली नदियों की बात हो रही है। और आप जानते हैं मैंने लगातार इस पे बात की है कि कुछ भी करिए, भारत का भूगोल पढ़ते समय अपवाह तंत्र को मत छोड़ के जाइए। यहाँ से हर साल प्रश्न आएंगे, आ रहे हैं, आते रहे हैं, ठीक है। पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गंगा नदी प्रणाली, पूरा हमने नदी प्रणालियों के बारे में पढ़ा था, तो गंगा नदी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सहायक नदियों की भी बात की गई है। यहाँ पर बाएं दाएं सारी सहायक नदियों की बात हो रही है, सब लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। भूगोल पढ़ाते समय इस बात का मैं विशेष जोर देता हूँ, इस पर बात करता हूँ कि आप मैप लेकर बैठिए, जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ उन्हें मैप पर देखिए। आगे ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं भूगोल के। अच्छा, यहाँ देखिए किस जलवायु की बात हो रही है, इतनी बारिश होती है, ठीक है, तापमान का ये रेंज है। ये भी मैंने आपको बार बार कहा है, मैं अलग से एक और सबूत वाली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि टॉप 10 टॉपिक्स मैंने जो बताए थे वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो देख के आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बहुत क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पीडीएफ नोट में नहीं है, जिनको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उस टॉपिक को मैंने बताया था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो देख के आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, प्री निकल जाएगा खेलते खेलते। खैर, तो जलवायु पे पूछा गया है, मैंने जलवायु को बहुत विस्तार से कवर किया है, तो मैंने बस इसको याद दिलाने के लिए ले लिया कि देखिए इसमें जलवायु प्रदेश हमने सारे पढ़े हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लेंगे, सारे जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा है, इतना पढ़ने के बाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और वैसे भी डिटेल में पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। ये रही स्क्रीनशॉट, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि हमने इन सबको अच्छे से कवर किया है। और एक चीज़ और यहाँ याद दिला दूँ कि इस टॉपिक में सिर्फ हमने जलवायु नहीं कवर किया है। पढ़ाते समय मैंने बार बार कहा, टॉप 10 टॉपिक बता रहा था उसमें भी कहा कि जब आप जलवायु पढ़ें तो सिर्फ जलवायु मत पढ़िए,
वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जीव जंतु पढ़िए। मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, उसमें मैंने कुछ ऐसा कहा तो मुझे हंसी आई थी काफ़ी, कि हाँ ये नहीं कि बस ये जलवायु पढ़ेंगे और सामने कुछ आएगा तो आँख बंद कर लेंगे। सब कुछ देख लीजिए, वहाँ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, कांगो वाला भी आएगा, देखिएगा। खैर, अब यहाँ पे देखिए, क्षोभ मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्षोभ मंडल की विशेषताएं अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब आप दे देंगे। और वायुमंडल में हमने विस्तार से क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा है, सारे मंडलों के बारे में पढ़ा है। तो ये रहा क्षोभ मंडल, उसकी सारी बातें यहाँ पे हैं, कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने जैव ईंधन के बारे में पढ़ा, संधारणीय ईंधन के बारे में पढ़ा और विस्तार से पढ़ा है। कई जगहों पर इस टॉपिक को हमने कवर किया है। और इसको पढ़ाते समय मैंने विशेष रूप से बात कही थी कि अगर यूपीएससी ये पूछती है कि किन किन चीज़ों से जैव ईंधन बनाया जा सकता है तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, आप जाके वीडियो देखिए। मैंने साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि आपके ध्यान में आए कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जैव ईंधन बनाया जा सकता है, संधारणीय ईंधन बनाया जा सकता है, बायोडीजल बनाया जा सकता है। उसमें अनाज भी है, अपशिष्ट भी है, शैवाल भी है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही यूपीएससी ने पूछ लिया कि फीड स्टॉक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब सी लगा दीजिए, इसमें चारों हैं, आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिलहाल जैव ईंधन हमने कवर किया है, यहाँ पे लाभ वगैरह सारी बातें हमने की हैं। कौन कौन सी फसलें यहाँ पे काम आती हैं वो भी है। एक और स्क्रीनशॉट था, शायद मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये सारी बातें जो है उसमें हमने डिस्कस की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले अस्थायी सभापति कौन थे। वैसे भी इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए ले लिया, मिल गया वैसे ले लिया, नहीं तो लेता नहीं, क्योंकि आपको पता है, एक थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप जाएंगे कि भाई ये तो कवर किए ही होंगे। तो जो पीसीएस वाला मैंने तथ्य दिया ना 28-29 साल वाला, उसी में मिल गया ऊपर ही, तो मैंने ले लिया यहाँ पे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं आपसे। बेसिकली पूछा गया है संविधान के भाग, किस भाग में क्या है, देख रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे हमने इन सब को कवर किया है। नगर पालिका को हमने अलग से कवर किया है, आपात उपबंध हमने अलग से किया है, संविधान संशोधन एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, वो भी कवर किया है। तो वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैंने बस ऐसे याद दिलाने के लिए ये जो है नगर पालिका वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। और टेलीग्राम पे भी आपको भेजा गया था, कई सारे तथ्यों वाली PDF नोट्स आपको दी गई थी, तो मैंने सोचा टेलीग्राम से आपको याद दिला दूं। टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो संविधान के सारे भाग जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पूछा गया है सीधा सीधा। अच्छा, जलप्रपात का भी यही मामला है, बिखरे बिखरे टॉपिक हैं अलग अलग जगहों पे। ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है, पीसीएस में तो खूब पूछे जाते हैं, धुआंधार, हुंडरू, गरसोप्पा। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको एक फ़ोटो भेजी गई थी किसी किताब की, तो मैंने सोचा कि चलो यही याद दिला देते हैं। ये गरसोप्पा है, धुआंधार है, हुंडरू है, यही सब पूछ लिया गया सीधा सीधा, एक ही लिस्ट में है, सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका सबूत हो गया। बाकी PDF नोट में जो अलग से दिया गया है उसमें भी अलग अलग जगहों पे ये है। ये सिंपल सा फैक्ट है, भूगोल में आप देखेंगे मिल जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या क्या बातें, फेडरेशन बनाने की व्यवस्था की गई थी, केंद्र में जो है मतलब द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो उसमें कौन कौन से विषय किधर डाले गए। इस पर यूपीएससी ने आई थिंक 2021 में क्वेश्चन पूछा था, इस पर नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 पे पूछा था, और इसी तरह से एक सेंटेंस बनाया था। इस पर हमने विस्तार से बात की थी, 21 या 22 में शायद पूछा था, तो उसको लेकर के यूपीएससी ने पूछ लिया। बाकी सारी बात हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, शार्ट में बहुत संक्षिप्त नोट है, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 368, ये मैंने पढ़ाते समय आपको बहुत विस्तार से बताया था। एक बात मैंने कही थी कि संविधान संशोधन में कई बातें शामिल हैं, आप किसी भी तरीके से संशोधन कर सकते हैं। आप मतलब संसद को ये शक्ति दी गई है, तो उसमें कोई नया प्रावधान किया जाए, कोई कथन बदल दिया जाए, या किसी प्रावधान को हटा दिया जाए, ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसी चीज़ को रद्द कर दिया जाए, ये सब संविधान संशोधन का मतलब ही है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव किया जाए वो संशोधन के तहत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं।
बाकी संशोधन की प्रक्रिया वगैरह यहाँ पे है ही, तो इससे भी आप देख सकते हैं। धन विधेयक के बारे में हमने विस्तार से बात की थी, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूपीएससी ने इस बार यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, ये लिस्ट आपको दी गई है, या फिर उसमें क्या कहते हैं पीसीएस वाले में ये 109 मिल सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें सब कुछ हमने यहाँ पे कवर की हैं धन विधेयक में। एक्चुअली एक टॉपिक है विभिन्न प्रकार के विधेयक, उसमें धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब हमने कवर किया। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, आगे अभी बजट की बात होगी, अनुदान की बात होगी, वहाँ भी ये धन विधेयक वाला कंसेप्ट काम करता है, ठीक है ना। इसमें कई सारी बातें जो कॉमन है, तो आगे मैं याद दिलाऊंगा, अभी बता दिया। अच्छा, राज्यपाल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया, हमने इस पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन सीधे सीधा राज्यपाल पे नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने दोनों बातें आपको याद दिला दी हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को दिखा के। राज्यपाल की भूमिका आप यहाँ से पढ़ लेंगे, पूरी पीडीएफ नोट है, ठीक है। उसके अलावा खास तौर से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कि एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, बेसिकली यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पढ़ा था, और उसी में आगे चल के पूर्वोत्तर परिषद की बात की थी, 1971 के द्वारा ये व्यवस्था की गई, तो उसके बारे में हमने बात की थी, और उसी पर यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया है। फिलहाल वो टॉपिक हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे हमने कवर किया है, और उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में हमने यहाँ पे बातें की थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा मैंने अभी आपको याद दिलाया था केंद्रीय बजट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि बजट धन विधेयक के तहत आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पे कथन बना दिया है कि केंद्र की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में ये विवरण रखते हैं। अब बताइए सही है कि नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान मांग नहीं की जा सकती, अनुदान के बारे में भी हमने विस्तार से बात की है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख लीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने हर तरह की शक्तियाँ देखी हैं, बहुत विस्तार से कवर किया है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अनुदान मांग वगैरह यहाँ पे है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसे हल्के में लेकर नहीं चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप वो व्यक्ति हैं जो सच में तैयारी की सही दिशा जानना चाहते हैं, ताकि कम समय में जल्दी से तैयारी कंप्लीट करके सफल होकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक और बात है, भले ही आपने प्रश्न नहीं गिने होंगे, फिर भी आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तो 68 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं और वीडियो समाप्त होने वाली है। क्या मामला है? देखिए, किसी कारण से हम कंप्लीट वीडियो यहाँ पे फिर से अपलोड नहीं कर पाए। जो ओरिजिनल वीडियो है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बाद अपलोड की गई थी, वो 1 घंटे से ज़्यादा की है। तो एक उपाय निकाला है कि आप इसी वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, और जो ओरिजिनल वीडियो है, फुल लेंथ की वीडियो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। बाकी हमने बताया ही है कि 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए और जल्दी से नोट लेके तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।